अध्याय 18। महामहिम लेडी चियू हियन डुंग आपसे मुलाकात का अनुरोध करती हैं। काओ डुक ट्रुंग अंदर आए और धीमी आवाज में रिपोर्ट दी। फोंग कैन एक दरबारी संगीतकार को ताई ग्यांग ग्वित बजाते हुए सुन रहे थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, उसे अंदर आने दो। ट्रांग लेक येन अंदर आई और उसने देखा कि सम्राट जीथर सुन रहा है। वह जानती थी कि उसका मूड खराब नहीं है। वह सलामी देने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ी और जीथर बजा रही सुंदरी को देखा। यह वेस्ट रिवर मून बहुत अच्छा बजाया जाता है। मेरी रखेल को भी वह गाना पसंद है। फोंग कैन ने किसी को आदेश दिया कि ट्रांग लेक येन के बैठने के लिए कुर्सी का प्रबंध किया जाए। इस गाने पर उसकी टिप्पणी सुनकर वह दिलचस्पी लेने लगा और पूछा, मुझे नहीं पता, तुम मुझे थोड़ा क्यों नहीं बताती? मुझे आसानी से सुना जा सकने वाला संगीत पसंद है, सुंदर नृत्य देखना पसंद है, सुंदर लोगों और रंग बिरंगे फूलों को देखना पसंद है, चाहे वे महान हो या विनम्र। मैं कैसा व्यक्ति हूँ, महाराज? क्या आप नहीं जानते? ट्रांग लेक येन ने अपने मुंह के कोने को मोड़ते हुए कहा, किसी चीज को पसंद करने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह महान है या नीच। अगर आप उसे पसंद करने से पहले उसे महान या नीच के रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो क्या वह अभी भी सच्ची पसंद है? अगर वह अच्छा है तो हमें अच्छा लगता है, अगर वह नीच है तो हमें अच्छा नहीं लगता। उसे इस तरह पसंद करने से थोड़ा धोखा भी होता है। ऐसा कहते ही उसके चेहरे पर तुरंत एक धार्मिकतापूर्ण और सीधा भाव प्रकट हो गया। मैं एक आम आदमी हूँ, फिर भी मैं बहुत सारे बहाने बनाता रहता हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फेंग कैन मुस्कुराया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि झुआंग लोयान सिर्फ बहाने बना रहा था, लेकिन किसी कारण से यह अभी भी उसे जू झाओरोंग की याद दिलाता था। और फिर उसे अचानक लगा कि वह भी झुआंग लोयान के बहाने से सहमत है। उन दोनों ने फ्लाइंग फ्लावर्स एंड वाटर के लिए वेस्ट रिवर मून शब्दों का आनंद लिया। फ्लाइंग फ्लावर्स एंड वाटर के बाद उन्होंने कोल्ड टीथ एंड वाटर सुना। फेंग कैन ने देखा कि जो आंखें पहले चौड़ी खुली हुई थी, वे अब धनुष के आकार में सिकुड़ गई थी। उसने आखिरकार पाइपा वादक को रोकने के लिए अपना हाथ लहराया और झुआंग लोयान से पूछा, प्यारी उपपत्नी का यहाँ क्या काम है? ट्रांग लेक येन ने एक तरफ खड़ी एक खूबसूरत महिला की ओर देखा जो हाथ में पीपा थामे खड़ी थी। महाराज ने मेरी छोटी सी योजना को देख लिया है। फोंग कैन मुस्कुराया, आपके विचार मैं कैसे नहीं समझ सकता। मुझे बताओ, यदि आप 7 भाग न भी समझे तो भी आप 3 भाग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। मैं अपनी बड़ी बहन की ओर से एक उपकार मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। ट्रांग लेक येन ने खड़े होकर सम्राट को सलाम किया। हालांकि सम्राट की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने संवेदनशीलता से महसूस किया कि उसका मूड थोड़ा बदल गया था। मेरे और मेरी बड़ी बहन के बीच संबंध शुरू से ही अच्छे नहीं थे, और महल में प्रवेश करने के बाद यह और भी खराब हो गया। फोंग कैन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ट्रांग लेक येन इतना सीधा होगा, जिसमें कोई भी छिपा हुआ अर्थ नहीं होगा। मैं मुख्य पत्नी की बेटी हूँ। मेरी बड़ी बहन एक रखेल की बेटी है। मेरी बड़ी बहन की माँ एक नीच पृष्ठभूमि से आती है, लेकिन बहुत चालाक है। जब मैं छोटी थी तो लंबे समय तक मैंने हमेशा अपनी माँ को मेरी बड़ी बहन की माँ के कारण छुप छुप कर रोते हुए देखा। जब मेरे पिता को पता चला कि वह मेरी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहती है, तभी उन्होंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। ट्रांग लेक येन की आवाज दया और अनिच्छा से भरी हुई थी। हालांकि अतीत अब बहुत दूर हो गया है, लेकिन मेरे और मेरी बहन के बीच का रिश्ता अभी भी सुलझाया नहीं जा सका है। महल में प्रवेश करने के बाद मेरी बड़ी बहन के साथ और भी अधिक असहज चीजें हुईं। भले ही हम बहनें हैं, लेकिन हमारा रिश्ता अजनबियों जैसा भी नहीं है। बहन मुझसे नाराज है,
मैं भी उसे पसंद नहीं करता। बस आज वह चली गई है। मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। शायद इसलिए कि आज वह चली गई है। मुझे भी जिम्मेदारी का हिस्सा लेना है, या इसलिए कि उसका उपनाम भी ट्रांग था। मैं अपनी बहन के लिए ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि महाराज मेरी बहन पर कृपा करें और उसे सम्मानजनक अंतिम संस्कार दे। ट्रांग लैकयेन ने बोलना समाप्त किया और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। फोंग कैन ने सोचा कि ट्रांग लैकयेन शायद ट्रांग क्वी नहान के लिए कृपा मांगने आए, जो उसके सामने करीबी बहनों की भूमिका निभा रही थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ट्रांग लैकयेन अनुग्रह मांगने आई थी, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ पूरी तरह से ट्रांग क्वी नहान के प्रति अपनी बहन की भावनाओं को व्यक्त करना नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे वह अपने परिवार को अधिक सम्मान दे रही हो। ट्रांग लैकयेन ने इतनी ईमानदारी से बात की कि उस समय फोंग कैन को वास्तव में पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। महल में इतनी सारी महिलाएं थीं, लेकिन उसके सामने इतनी खुलकर बात करने की हिम्मत किसने की? वह वास्तव में खास थी। आप यह भी जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपकी बहन को दफनाने के लिए अच्छे रीति रिवाज अपनाऊंगा। फोंग कैन ने इत्मीनान से ट्रांग लैकयेन को देखा। उसके हाव भाव से यह बताना असंभव था कि वह क्रोधित था या खुश। मुझे पता है, मैंने आपके लिए इसे मुश्किल बना दिया है। ट्रांग लैकयेन ने सिर झुकाया। खैर, मैं आपकी भावनाओं को कुछ हद तक समझता हूँ। वह मुख्य पत्नी का पुत्र था और सिंहासन पर चढ़ने से पहले उसे एक अन्य उपपत्नी के बेटे ने भी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जब राजा काऊ वास्तव में मर गया, तो वह अपने दिल में संतुष्ट या सहज महसूस नहीं कर रहा था। उसने ट्रांग क्वी नहान के लिए भीख मांगी। मैं उसकी दयालुता से अभिभूत हो गया। मरणोपरांत ट्रांग क्वी नहान को उपपत्नी के रूप में सम्मानित किया और उसे दफनाने के लिए डुक टैन को दे दिया। मैं आपकी कृपा के लिए महामहिम को धन्यवाद देता हूँ। ट्रांग लैकयेन ने अपना सिर उठाया और दूसरी बार सीढ़ियों पर सिर पटक दिया। फोंग कैन ने आह भरी और व्यक्तिगत रूप से उसे उठने में मदद की। क्या जमीन पर आरामदेह है? तुम घुटनों के बल बैठ जाती हो और खड़ी नहीं होना चाहती? यह उपपत्नी बस ऐसा महसूस करती है कि उसने सम्राट के लिए चीजें मुश्किल बना दी हैं। ट्रांग लैकयेन भावुक और शर्मिंदा दोनों दिख रही थी। उसकी आंखें अभी भी सम्राट की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। फोंग कैन ने फिर से हंसते हुए उस लड़की को अपने आलिंगन में खींच लिया। यह व्यक्ति कभी-कभी वास्तव में उसे एक समझ से परे हद तक सूट करता था। दोपहर के समय महल में सभी उपपत्नियों को पता चल गया था कि चियू हियन डुंग के कियन चिन्ह महल में आने के बाद ट्रांग उयेन थान, जिसे मरणोपरांत कोई उपाधि नहीं दी गई थी, अब उपपत्नी बन गई थी और उसे पुण्य उपपत्नियों के लिए आरक्षित स्थिति का उपयोग करके दफनाया भी गया था। इस बदलाव ने हरम में लोगों को दूसरी बार आह भरने पर मजबूर कर दिया। चियू हियन डुंग वास्तव में अनुग्रहित थी, साथ ही यह भी महसूस कर रही थी कि यह वास्तव में हास्यास्पद था। ट्रांग उयेन थान ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जो व्यक्ति उसे सम्मान के साथ विदा कर सकता है, वह उसकी बहन होगी जिससे वह सबसे अधिक नफरत करती थी। महारानी को थोड़ा उलझन महसूस हुई। ट्रांग लैकयेन दया की भीख मांगने के लिए सम्राट के पास क्यों भागी? क्या वह गहरी बहन के प्यार का एक दृश्य पेश करना चाहती थी ताकि सम्राट को लगे कि वह प्यार और वफादारी को महत्व देती है? अगर ऐसा है तो यह नाटक थोड़ा बेढंगा लगता है। सम्राट इतना भावुक व्यक्ति नहीं है। होआन गोक, जाओ और शाही कुलीन पत्नी हियन को यहाँ आमंत्रित करो। महारानी ने अपना मुंह खोला। पैलेस में चीजें हाल ही में अधिक से अधिक जटिल हो रही थी। एक नया व्यक्ति जल्द ही महल में प्रवेश कर रहा था, जो जानता है कि हरम कितना अराजक होगा। फिर डन बान ट्राई के पास गए। उन्होंने और भी अधिक भ्रमित महसूस किया।
एआई पहले से ही कम रैंक के कई उपपत्नी थे जो उनके सम्मान का भुगतान कर रहे थे। उनके प्रवेश को देखते हुए वे सभी उसे बधाई देने के लिए खड़े थे, लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कागजी मुद्रा लें और उसे कांसे के बर्तन में डाल दें और आग की लपटें ऊंची उठती हुई देखें। उसने जानबूझकर कोई दुख या शोक नहीं दिखाया, बस एक पल के लिए वहीं खड़ी रही। एक बार मंदिर में रखे ताबूत को देखा, फिर मुड़कर दोआन बान ट्राई से चली गई। गेट से बाहर निकलते हुए थिना ट्रुक अपने दिल में उठ रहे संदेह को उगलने से खुद को नहीं रोक पाई। महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? आखिरकार हम बहनें थी, जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए, ट्रांग लैकयेन ने सरलता से उत्तर दिया। लेकिन वास्तव में केवल वह खुद ही समझती थी कि यह एक खतरनाक कदम था। अगर वह सही कदम उठाती तो सम्राट को ऐसा महसूस हो सकता था कि हम एक ही नाव में सवार हैं। अगर वह गलत कदम उठाती तो सम्राट उससे नफरत करता और उसे छोड़ देता। सौभाग्य से उसने सही कदम उठाया। क्या यह चिएउ हिएन डोंग नहीं है? उपपत्नी तो पालकी में बैठी ऊपर से ट्रांग लैकयेन को देखा, फिर धीरे से नीचे उतरी, उसे प्रणाम किया, उसके पीछे देखा और पूछा, महाराज, क्या आप दोआन बान ट्राई से वापस आ गए हैं? तो नगीतो की आंखें सचमुच बहुत अच्छी हैं। ट्रांग लैकयेन ने दूसरे पक्ष की अशिष्टता की परवाह न करते हुए मुस्कुरा दिया। महामहिम और ट्रांग टाइप डू वास्तव में घनिष्ठ बहनें हैं। उपपत्नी तो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपने न केवल ट्रांग टिप डू का अनुग्रह मांगा, बल्कि आप व्यक्तिगत रूप से सम्मान देने भी आए। यह महिला वास्तव में अभिनय में अच्छी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने कम समय में ट्रांग उयेन थान की मृत्यु का उससे कोई लेना देना नहीं है? क्या उपपत्नी टो और शाही कुलीन पत्नी थुक भी करीबी बहनें नहीं हैं? ट्रांग लैकयेन धीरे से मुस्कुराई, जैसे उसने टो तु नगी के शब्दों के पीछे छिपे व्यंग्य को नहीं सुना हो। बेशक वह और मैं करीब हैं। तु नगी तो ने इन शब्दों के साथ जवाब दिया, अभी भी महसूस कर रही थी कि ट्रांग लैकयेन के शब्द कुछ असामान्य थे, लेकिन यह नहीं जानती थी कि आगे क्या कहना है। अपनी हताशा दिखाना चाहती थी और छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी स्थिति दूसरे व्यक्ति की तरह अच्छी नहीं थी। अंत में वह केवल वहां अड़ियल होकर खड़ी रह सकती थी। तू नगीतो को इस तरह देखकर ट्रांग लैकयेन को संदेह होने लगा कि शाही उपपत्नी थुक ने इस तरह के व्यक्ति को अपने साथ क्यों रखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, अपनी खुद की बुद्धि बढ़ाने के लिए? उपपत्नी टो और शाही उपपत्नी थुक के बीच घनिष्ठ संबंध निस्संदेह संदेह से परे है। ट्रांग लैकयेन और भी धीरे से मुस्कुराया, तो ऐसा लगता है कि शाही उपपत्नी थुक भी शाही उपपत्नी टो के बारे में बहुत परवाह करती है। अगर शाही उपपत्नी थुक की सुरक्षा न होती तो ऐसे सिर वाले कौन जाने कितने लोग नफरत करते। इस बार उपपत्नी टू ट्रांग लैकयेन के शब्दों में व्यंग्य कैसे नहीं सुन सकती थी, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सकती थी। महल में उसकी हैसियत बहुत ऊंची नहीं थी, न ही उसे कोई विशेष सम्मान प्राप्त था। अन्य रखैले उससे डरती थी और उससे दूर रहती थी। क्या इसका कारण शाही कुलीन पत्नी शू के साथ उसका रिश्ता नहीं था? लेकिन यह सच होने के बावजूद भी वह अभी भी अनिच्छुक महसूस कर रही थी। मुझे अभी भी कुछ काम करना है, मैं पहले जाऊंगा, कृपया अपना समय लें। उपपत्नी टू ट्रांग लैकयेन ने सिर हिलाया और दूसरे व्यक्ति की ओर मुस्कुराया, फिर वैन टिच का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। तू नगीतो ने ट्रांग लैकयेन की पीठ को घृणा से देखा, मानो उस व्यक्ति के चेहरे पर मौजूद घृणास्पद मुस्कान को मिटा देना चाहती हो, क्योंकि उस मुस्कान ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह एक पैसे की भी कीमत नहीं रखती। मास्टर, तो महारानी आपको शीघ्र ही अंथान महल आने के लिए आमंत्रित करती हैं। इस समय महल की एक दासी तेजी से आई, उसने सलाम किया और कहा, महाराज को आपसे कुछ पूछना है।
मुझे पता है। उपपत्नी सु नाखुश थी और उसने गुस्से में जवाब दिया। यह महल की नौकरानी जल्दी से एक तरफ हट गई, लेकिन वह आज भी उपपत्नी सु की आवाज में गुस्सा और अनिच्छा सुन सकती थी। कुछ ही दूर एक फूल की झाड़ी के पीछे कुलीन पत्नी जियान ने महल की नौकरानी का हाथ पकड़ रखा था। वह अभी अभी हुए नाटक को देख रही थी और आधी मुस्कुरा रही थी और आधी अनदेखी कर रही थी। ट्रांग लैक येन और उपपत्नी सु दोनों के चले जाने के बाद उसने धीरे से कहा, यह चियू हियन डंग सही कह रही है। जरूरी नहीं कि सु बहनें इतनी करीब हों। महाराज, लेडी झाओ ने जानबूझकर उन दोनों के बीच कलह क्यों पैदा की? हियन क्वीफी के पास चल रही महल की नौकरानी को यह बात समझ में नहीं आई। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उपपत्नी सु ने बहुत अपमानजनक तरीके से बात की। कुलीन पत्नी जियान की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। इसके अलावा उपपत्नी झाओ ने कब कोई विवाद खड़ा किया? उसने अभी जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर कोई समस्या थी तो इसका दोष केवल उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा था और जिसके मन में अनुचित विचार थे। इसलिए उसने बहुत अधिक सोचा। महल की दासी ने और कुछ नहीं पूछा। एक क्षण सोचा और फिर बोली, यह सही है महाराज। अभी रानी ने किसी को यह कहने के लिए भेजा है कि यदि आपके पास समय हो तो कैना ओंग महल में आइए। कुलीन पत्नी हियन ने शांतिपूर्वक कहा, यदि ऐसा है तो आप किसी को काना ओंग महल में जाने के लिए कहें और कहें कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। रानी हमेशा से ऐसी ही रही है। वह मुझे अपने हाथों में लिए कुत्ते की तरह रखती है, मुझे बुलाती है, भगाती है। कई साल हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा आराम से सांस लूं। इसके अलावा कौन जीवन भर किसी और का कुत्ता बनकर रहना चाहेगा? जिंगयांग महल में कुलीन पत्नी शियान की रिपोर्ट सुनने के बाद महारानी ने अपने सामने महल की नौकरानी को घूर कर देखा। जब दूसरी पार्टी बेचैन हो गई तभी उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा मालिक ठीक नहीं है तो उसे सावधानी से आराम करने के लिए कहो। बोलने के बाद उन्होंने हे यू को बुलाया। हे यू, शरीर को पोषण देने के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां ले लो और उन्हें नोबल कंसोर्ट जियान के पास भेज दो। हुआ नोक के चले जाने के बाद रानी ने अपने सामने घुटनों के बल बैठी महल की नौकरानी से कहा, तुम भी वापस जाओ और अपने मालिक से कहो कि वे आराम करें। कल मुझे बधाई देने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने शरीर की अच्छी देखभाल करना ज्यादा जरूरी है। महारानी का स्वर बहुत कोमल था, चिंता से भरा हुआ, लेकिन महल की नौकरानी फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। औषधीय जड़ी बूटियों के साथ यूहे के लौटने का इंतजार करते हुए महारानी शाही उपपत्नी के टॉवर पर सुस्ती से झुकी हुई थी। दो महल की नौकरानियां दोनों तरफ घुटनों के बल बैठी हुई उसके पैरों की मालिश कर रही थी और हे यू से पूछ रही थी, क्या शाही उपपत्नी जियान की बीमारी गंभीर है? महाराज, नोबल कंसोर्ट जियान ने इस नौकर से महामहिम को यह बताने के लिए कहा कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर नहीं है। इससे महामहिम को चिंता हुई है और उसने यह भी कहा कि उसका अभिवादन करना एक नियम है। हालांकि महामहिम उससे प्यार करते हैं, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। हुआन गोक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। वह सचमुच विनम्र है, महारानी ने ठंडे स्वर में एक वाक्य कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। हुआ नगोक ने झिझकते हुए महारानी की ओर देखा, लेकिन यह नौकर देखता है कि कुलीन पत्नी हियन अभी अभी बाहर से लौटी है, क्योंकि उसके जूतों पर अभी भी कीचड़ के दाग हैं। ओह, शायद रास्ते में मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर मुस्कान साफ हो गई, लेकिन एक ठंडा एहसास था। अब जब उसके पंख मजबूत हो गए थे, उसका विरोध करना चाहते थे, तो क्या यह इतना आसान था? जिस दिन ट्रांग उयेन थान को उपपत्नी की समाधि पर ले जाया गया,
ट्रांग लैक येन वोंग nguyen मंडप में खड़ी होकर अंतिम संस्कार जुलूस देख रही थी। सुबह सुबह हवा चल रही थी, जिससे लोगों को ठंड लग रही थी। उसका दिल भी ठंडा हो रहा था। महाराज, चलिए घर चलें। थिना ट्रुक ने ट्रांग लैक येन के कंधे पर एक लबादा डाला और गायब हो चुके अंतिम संस्कार के जुलूस पर नजर डाली। हरम ऐसा ही होता है, अगर आप पर कृपा की जाती है तो आप प्रसिद्ध और शक्तिशाली बन सकते हैं, और अगर आप पर कृपा नहीं होती है तो हर कोई आपका फायदा उठा सकता है। आज आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं रचते, कल दूसरे आपको जाने नहीं देंगे। ट्रांग लैक येन पलटी और नीचे चली गई। अचानक उसने पूर्वी द्वार से कई गाड़ियां आती देखी। उसने पूछा, उन गाड़ियों में क्या क्या है? महाराज, क्या आप भूल गए? आज महल में प्रवेश करने के लिए रखैलों के चयन का दिन है। गाड़ी में अधिकारियों की कुछ बेटियां हो सकती हैं। अगर वे सम्राट की कृपा से राजमहल में आ जाएंगी तो उन्हें महल में रखा जाएगा। थिना ट्रुक ने गाड़ियों को एक के बाद एक दरवाजे से प्रवेश करते देखा। गाड़ियों के पीछे धीरे धीरे उगता हुआ सूरज था। सूरज की पृष्ठभूमि में होने के बावजूद इस काफिले ने लोगों को जीवन का एक निशान भी नहीं दिखने दिया। ट्रांग लैक येन चुपचाप उस दृश्य को देख रहा था। वहां महिलाओं का एक और समूह था जो अपनी आजादी खोने वाला था। इस जीवन को संघर्ष में जीना होगा। महाराज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही महल में कोई नया व्यक्ति आ गया हो, लेकिन महामहिम के हृदय में आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। थिना ट्रुक ने ट्रांग लैक को चुपचाप देखते हुए सोचा कि वह महल में नए लोगों के बारे में चिंतित थी, इसलिए वह मदद नहीं कर सका और सलाह देने के लिए बोला, अनथान महल की शाही कुलीन पत्नी थुक अभी भी सम्राट द्वारा इसी तरह से पसंद की जाती है। हाल के वर्षों में महल में कई नए लोग आए हैं, लेकिन सम्राट कभी भी उसके प्रति उदासीन नहीं रहे हैं। ट्रांग लैक येन मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस थोड़ा भावुक महसूस कर रहा हूँ। किस तरह की भावनाएं? थिना ट्रुक को कुछ समझ नहीं आया। नीचे जाने के लिए मुड़ते समय थिना ट्रुक ने अचानक अपने मालिक को कुछ कहते हुए सुना, वसंत बीत चुका है। चाहे फूल कितने भी सुंदर हों, वे अंततः मुरझा ही जाएंगे। कितने दुख की बात है। लोन हुआ पैलेस पर ब्रोकेड के कपड़े पहने 23 महिलाएं एक पंक्ति में खड़ी थी। उनमें से प्रत्येक की शक्ल असाधारण थी। एक दूसरे को देखती उनकी आंखों में दुश्मनी की झलक दिख रही थी। लेकिन इस स्थिति में किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। सभी ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर झुकाया, महिलाओं के आने का इंतजार किया। ऐसे मौकों पर दूसरे दर्जे और उससे ऊपर की सभी रखैलें मौजूद होती थीं। वे महिलाएं, हालांकि जवान और जोश से भरी हुई थी, यह भी जानती थी कि वे इतनी ऊंची हैसियत वाली इन महिलाओं को नाराज नहीं कर सकतीं। उपपत्नी से सभी महिलाएं सलामी देने के लिए खड़ी हो गईं। ध्यान से इस लेडी टू चिऊ डुंग को देख रही थी, जो हवा में लहराती विलो की शाखा की तरह सुंदर थी, शब्दों से परे सुंदर और सुंदर। लेडी टू चिऊ डुंग ने वहां खड़ी महिलाओं की ओर देखा। उसके कमजोर चेहरे पर अहंकार का निशान दिखाई दिया। उपपत्नी थुक आ गई है। यहाँ की सभी महिलाएं जानती हैं कि शाही उपपत्नी थुक एक अत्यंत पसंदीदा उपपत्नी है। जब वे उसे स्पष्ट रूप से देखती हैं तो हर कोई हीन भावना से खुद को रोक नहीं पाता। यह शाही उपपत्नी थुक कोई आलिशान और कीमती कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन उसकी सुंदरता इतनी चमकदार थी कि वह बाकी सब चीजों को फीका कर देती थी, जिसके कारण हर कोई उससे दूर रहता था और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। पुण्यवानों को बुलाओ कि आओ। यह घोषणा सुनकर महिलाओं ने दूसरी बार सावधानी से अपना उत्साह बढ़ाया। हालांकि इस व्यक्ति की स्थिति शाही कुलीन पत्नी शू से कम थी, लेकिन वह महल में केवल 1 वर्ष ही रही थी और पहले से ही पुण्यवान महिला के पद पर पहुंच चुकी थी।
वह सम्राट की भी बेहद कृपा पात्र थी। महल में प्रवेश करने से पहले उसके परिवार ने उन्हें उसे अपमानित न करने के लिए कहा था। जब शाही कुलीन पत्नी झाओ पहुंची तो सभी महिलाओं ने महसूस किया कि हालांकि यह गुणवान महिला शाही कुलीन पत्नी शू जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी उसके पास अपने विशेष गुण थे, विशेष रूप से उसकी अभिव्यंजक आंखें और उसके द्वारा उत्सर्जित कोमल भावना। देवियों, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही चियू हियन डोंग ने अपना मुंह खोला, हर कोई उसकी आवाज में ताजगी महसूस कर सकता था। हालांकि यह कोई दुर्लभ ध्वनि नहीं थी, लेकिन यह सुनने वाले को तरोताजा महसूस करा सकती थी। यह देखा जा सकता है कि आज सम्राट द्वारा पसंद की जाने वाली चियू हियन डोंग में कुछ अंतर और श्रेष्ठताएं होनी चाहिए। ट्रांग लेक येन ने नीचे की युवतियों को खुद को देखने दिया, यहाँ की रखैलों का अभिवादन करने के लिए मुड़ी और फिर बैठने के लिए एक उपयुक्त स्थान चुना। यह देखकर कि उसके सामने तू चियू डुंग थी, हवा में एक विलो की तरह सुंदर और नाजुक, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें हटा ली। एक पल बाद अन्य रखैले भी आ गईं। महारानी ने महल की एक नौकरानी का हाथ पकड़ा और चली गई। अगला रखैलों के सार्वजनिक सामान सम्राट के आने और सेट को पूरा करने का इंतजार कर रहा था। जहां तक सम्राट की जैविक मां, वर्तमान महारानी डोवगर का सवाल है, उसने ईमानदारी से बुद्ध की पूजा करने और हरम के मामलों में हस्तक्षेप न करने की इच्छा व्यक्त की। इस बार सम्राट ने एक छोटी उपपत्नी चुनने के लिए रखैलों का एक समूह लाया और स्थिति वास्तव में बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं थी। ट्रांग लेक येन ने नीचे प्रतीक्षा कर रही 20 से अधिक सुंदर महिलाओं पर नजर डाली, यह नहीं जानते हुए कि कौन सी सुंदरियां इस युद्ध के मैदान में फेंक दी जाएंगी जिसे हरम कहा जाता है। उसे उन महिलाओं के लिए तरस आ रहा था, लेकिन यहाँ की सभी सुंदरियों के दिलों में बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। यह कहावत सच थी, तुम मछली नहीं हो, तुम मछली की खुशी कैसे जान सकती हो। अभी अभी मैंने देखा कि शाही बगीचे में फूल बहुत खिल गए हैं। वे सचमुच असंख्य रंगों और छटाओं वाले हैं, जिन्हें देखकर लोगों को चक्कर आ रहा है। रानी ने नीचे देखा, ऐसा लगता है कि फूल देखने के लिए यह अच्छा दिन है। रानी फूलों की प्रेमी है, बेशक वह सभी फूलों की सुंदरता का आनंद ले सकती हैं। इंपीरियल उपपत्नी थुक के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। नीचे युवतियों के समूह को न देखते हुए, यह उपपत्नी एक साधारण व्यक्ति है। मुझे केवल 1 या 2 प्रकार के फूल पसंद हैं, चाहे अन्य फूल कितने भी सुंदर खिले, इस उपपत्नी की नज़र में वे सुंदर नहीं माने जाते हैं। यह अच्छी बात है कि शाही उपपत्नी थुक इतनी वफादार है। रानी मुस्कुराई और शाही उपपत्नी थुक की ओर देखा। कल मैं शाही उद्यान में फूलों के दर्शन के लिए भोज का आयोजन करूंगी। आपको जो पसंद है उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह रानी और थुक क्वीफी के बीच बहस सुनना नहीं चाहती थी। कभी कभी वह नीचे की सुंदरियों को देखती थी, जो सम्राट के आने और किसी को पैक करके ले जाने के लिए चुनने का इंतजार कर रही थी। सम्राट आ गए हैं, आखिरकार गुरु आ गए। ट्रांग लेक येन और बाकी सभी लोग खड़े होकर सलामी देने लगे और सम्राट को सुंदरियों के एक समूह के बीच से गुजरते हुए और ड्रैगन से बनी एक बड़ी सुनहरी आबनूस की कुर्सी पर बैठते हुए देखा। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। फोंग कैन ने नीचे खड़ी महिलाओं पर नजर डाली, फिर जल्दी से अपनी नजरें बैठी हुई रखैलों पर घुमाईं। क्या महारानी को कोई पसंद आ गया है? मुझे लगता है कि इन सभी महिलाओं में अपनी अपनी अच्छी बातें हैं। बेहतर होगा कि महाराज स्वयं उन पर विचार करें। महारानी ने सावधानी से उत्तर दिया। ट्रांग लेक येन ने इस सम्राट पर नजर डाली, जिसके पूरे शरीर पर मैल के निशान थे। पहली पत्नी को अपने पति के लिए एक उपपत्नी चुनने देने का इरादा था। इस तरह की बात बहुत क्रूर थी। ऐसा लग रहा था कि महारानी इस बार अच्छा समय नहीं बिता पाएंगी।
प्राचीन काल से लेकर अब तक कौन जानता है कि कितनी गुणी और प्रतिभाशाली महारानी को एक बदमाश सम्राट द्वारा वंचित होने का दुर्भाग्य मिला। मुझे नहीं पता कि संस्थापक सम्राट के साथ कठिनाइयों को साझा करने वाली कितनी महिलाएं एक अप्रिय महारानी बन गईं, एकांत में रहने लगी और छोटी रखैलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। सामान्य तौर पर महिलाओं के लिए सम्राट नामक इस प्रकार का बॉस मोटे तौर पर इस प्रकार होता है। विशेषताएं: मैल, बहुत सारा खून, उच्च आक्रमण बिंदु, वास्तव में निपटना मुश्किल। जैसे ही ट्रांग लैकियेन अपने दिल में कोस रही थी, सम्राट ने पहले ही सुंदरियों को चुनना शुरू कर दिया था। प्रत्येक महिला आगे बढ़ती, नपुंसक उसका नाम, उम्र और पारिवारिक पृष्ठभूमि पढ़ता, फिर सम्राट निर्णय लेता कि उसे रुकना है या नहीं। हुआ होंगतू 17 वर्ष की, रीति रिवाज मंत्री की बेटी। देवी हुआ होंगतू सम्राट को बधाई देती है, सम्राट अमर रहें। महारानी को बधाई देती है, महारानी अमर रहें। सभी महारानियों को बधाई देती है। एक कहावत है, बित्सा वसंत के चांद का इंतजार करते हुए, लोहा पहने हुए और रात को खुशबू जोड़ने के लिए लाल रेशम को जमाते हुए एक पत्र पढ़ती है। ट्रांग लैकियेन ने यह नाम सुना, थोड़ा स्तब्ध और नीचे देखा। कौन से माता पिता अपनी बेटी को ऐसा नाम देने के लिए इतने उत्सुक थे जो पहली नज़र में सुरुचिपूर्ण लग रहा था लेकिन वास्तव में काफी लापरवाह था। यह विवाह के बारे में दोहे थे। नीचे घुटनों के बल बैठी लड़की ने गुलाबी रेशमी पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल उसके कानों के पीछे बंधे हुए थे। उसके कानों के पास काले बालों की एक लट लटक रही थी, जो उसकी बेहद चिकनी और गोरी त्वचा को उजागर कर रही थी। उसका छोटा और सुडौल चेहरा, हालांकि एक राज्य को गिराने के बिंदु तक नहीं, बहुत शुद्ध और मीठा था। उसका नाम हांगतू है। फोंग कैन ने नीचे की 4 महिलाओं की ओर देखा। होंगतू थिएम हुआंग की होंगतू। महाराज, मेरा नाम वास्तव में हांगतू है। युवा लड़की ने अपना सिर उठाया और सम्राट की ओर मुस्कुराई। उसकी अभिव्यक्ति मासूम और भोली थी। बर्फीली रात में वह निषिद्ध पुस्तकें पढ़ती थी और रात में लाल गुलाब रात की खुशबू को सूंघने के लिए इकट्ठे होते थे। ट्रांग लैकियेन ने युवा लड़की की मासूम और दयालु मुस्कान को देखा। खुद से सोचा, क्या वह वास्तव में समझ नहीं पाई या वह मासूम होने का नाटक कर रही थी? फोंग कैन ने सिर हिलाया और शांति से कहा, इसे रख लो। उसके बगल में खड़े हिजड़े ने तुरंत हुआ होंगतू का नाम लिख लिया, फिर अगले व्यक्ति को बुलाया। लगातार कई लोगों को बुलाने के बाद भी सम्राट ने एक बार फिर अपना सिर नहीं हिलाया। इस समय केवल हुआ होंगतू, संस्कार मंत्री की बेटी और इंपीरियल अकादमी के चाय मास्टर की बेटी नगीम गुथियेन बची थी। रखैलों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन अभी भी केवल 2 लोग ही बचे थे। यहाँ बैठी रखैलों के चेहरे बहुत बुरे नहीं थे, जब तक कि आखिरी महिला आगे नहीं बढ़ी। निन सान डू, 18 वर्ष की, दाली मंदिर के उप मंत्री की बेटी। यदि ट्रांग लैकियेन को निन्ह सान डू का वर्णन करने के लिए किसी शब्द का उपयोग करना हो तो अद्वितीय सौंदर्य शब्द सबसे उपयुक्त होगा। इस निंग शेंग यू में न केवल ऐसी सुंदरता थी जो किसी राज्य को गिरा सकती थी, बल्कि एक सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत वातावरण भी था जिसकी तुलना कोई भी उपस्थित व्यक्ति नहीं कर सकता था। अन्य उपपत्नियों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि शाही कुलीन पत्नी शू का चेहरा भी काला पड़ गया। ऐसी सुंदरता महल में प्रवेश कर रही थी। मुझे डर है कि सभी को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। फेंग जिन ने निंग शेंग यू नामक इस महिला को कुछ देर तक घूरा, फिर धीरे से अपना मुंह खोला। उसे अपने पास रखो। ट्रांग लैकियेन ने पाया कि सम्राट ने कुछ देर तक निन्ह सान डू को देखा। हालांकि उसकी आंखों में उसकी खूबसूरती को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन यह किसी परी को देखने जैसा नहीं था।
यह माना जा सकता था कि यह साथी सम्राट निश्चित रूप से अपनी सुंदरता के कारण देश और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला सम्राट नहीं बनेगा। महारानी ने शाही कुलीन पत्नी थुक की ओर हल्की नजर डाली, प्रशंसा करते हुए, इस मिस निन की सुंदरता वास्तव में असाधारण है। अभी तो इतना। फोंग कैन ने ठंडे स्वर में अपनी आस्तीन लहराई, तो इन 3 लोगों को रख लो। मेरे हरम में पहले से ही भीड़ है, बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि महाराज को राज्य के मामलों की चिंता है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, रानी ने सलाह दी। मुझे पता है, महाराज को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सम्राट ने वहां अभी भी खड़े लोगों की ओर देखा। चलो विदा हो जाए, मुझे भी आधिकारिक मामलों को संभालने के लिए कैन चीन महल लौट जाना चाहिए। अलविदा, महाराज। रानी और रखैले सलामी देने के लिए खड़ी हो गईं और सम्राट की लापरवाह छवि को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखा। लोन हुआ महल से निकलते हुए ट्रांग लेक येन ने अपना सिर उठाकर साफ नीले आसमान को देखा और थिना ट्रुक से कहा जो उसके पीछे चल रहा था, आज मौसम वाकई बहुत अच्छा है, क्यों न हम महल के पीछे खुली जगह पर जाकर पतंग उड़ाए। थिना ट्रुक और वान टिच ने कुछ देर तक आसमान की ओर देखा। वान टिच ने कहा, यह सचमुच पतंग उड़ाने के लिए अच्छा दिन है। फोंग कैन ने जरूरी स्मारक को निपटाना समाप्त किया। कैन चीन महल से बाहर निकला, ध्यान भटकते हुए अपना सिर उठाया, अचानक आसमान में उड़ती एक रंग बिरंगी मोर पतंग को देखा, आंखें मूंद ली और एक पल के लिए देखा, यह पतंग कहाँ उड़ रही है? महाराज, इस नौकर की राय में इसे हाय हुआ पैलेस से जारी किया गया था। काओ डुक ट्रुंग ने अपना सिर उठाकर देखा और आगे कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, कोई आश्चर्य नहीं कि चियू हियन डोंग मजे के लिए पतंग उड़ाना चाहता है। ऐसी स्थिति में मैं भी जाकर देखूंगा। फोंग कैन की दिलचस्पी इस बात में थी। कुछ ही कदम चलने के बाद उसने रानी और हिजड़ों के एक समूह को इत्मीनान से अपनी ओर आते देखा, इसलिए वह रानी की प्रतीक्षा करने के लिए रुक गया। मैं महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। रानी समारोह संपन्न करने के लिए आगे आईं। महाराज, क्या आपको मुझसे मिलना है? फोंग कैन ने रानी की ओर देखा, फिर अपनी नजरें आसमान में उड़ती पतंग पर घुमाईं। महाराज, मैं सिर्फ महल में नई महिलाओं के पद के बारे में पूछना चाहता हूँ। महामहिम ने उनके लिए कौन से पद स्वीकृत किए हैं? रानी ने सम्राट की दृष्टि का अनुसरण करते हुए ऊपर देखा और एक सुंदर मोर पतंग को उड़ते हुए देखा। पूछने की क्या बात है, यह सिर्फ इतना है कि महल में प्रवेश करने वाले नए लोग नगीम गु थियन और हुआ होंग तो दोनों प्रतिभाशाली लोग हैं। निन्ह सान डू में असाधारण सुंदरता है, चलो उसे एक महान व्यक्ति बनाते हैं। फोंग कैन ने अपनी नजरें हटा लीं। महाराज, अगर आपके पास कहने को और कुछ नहीं है तो चले जाइए। महारानी के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। उसने विनम्रता से सम्राट का अभिवादन किया और फिर चुपचाप पीछे हट गई। जब वह सम्राट की नजरों से ओझल हो गई तो उसने अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान में उड़ती पतंग को फिर से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा और उसने पूछा, किस महल ने उसे छोड़ा? महाराज, मैं देख रहा हूँ कि यह हाय हुआ महल का है। हुआन गोक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चियू हियन डोंग वास्तव में रोमांचक है। इस समय वह पतंग क्यों उड़ाना चाहती है? मुझे नहीं पता कि वह वाकई खुश है या लोगों को दिखाने का नाटक कर रही है। रानी ने आसमान में उड़ते मोर को देखा, उसकी आंखों में कई अजीबोगरीब भावनाएं भर आईं। इस हरम में कौन उत्साहित नहीं हो सकता? फोंग कैन हाय हुआ महल में पहुंचे, पिछवाड़े में प्रवेश किया। अचानक ट्रांग लेक येन की हंसी सुनी, पूरी तरह से खुश और आरामदायक। महाराज, कृपया रस्सी को थोड़ा और ढीला कर दीजिए, हवा तेज है, ध्यान रखिए रस्सी न टूटे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मुझे पता है कि इसे कैसे छोड़ना है। ओह,
थिनह ट्रुक, तुम्हारा निगल अभी तक उड़ नहीं गया है। यह मासूम और भोली बातचीत सुनकर फोंग कैन को अचानक याद आया कि उसकी खूबसूरत चियू सिर्फ 18 साल की है, अभी भी मासूमियत और पवित्रता की उम्र में। पिछवाड़े में कदम रखने के लिए अपने पैर उठाते हुए उसने गुलाबी रंगत वाली ट्रांग लेक येन को देखा। उसके बाल थोड़े उलझे हुए बन में थे। वह अपनी छवि की परवाह किए बिना घास पर बैठी थी। उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी चमक रही थी, इतनी तेज कि वह अंधा कर रही थी। मेरी उपपत्नी आज बहुत उत्साहित है। अचानक अपना सिर घुमाते हुए ट्रांग लेक येन सूर्य की रोशनी में खड़ी हो गई। पेड़ के नीचे सम्राट को देखते हुए उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए सलाम करने के लिए आगे बढ़ी। आपकी उपपत्नी आपका स्वागत करती है। सम्राट द्वारा समारोह से विदा लेने के बाद ट्रांग लेक येन ने अपने हाथ से पतंग की डोर खींची। सम्राट की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। क्या महाराज पतंग उड़ाना चाहते हैं? मेरे पास अभी भी एक पतंग है। दुर्भाग्य से यह उस प्रकार की नहीं है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन शायद कुछ राजसी और साहसी पतंग महाराज को पसंद आएगी। फोंग कैन को फिर से दिलचस्पी हुई और उसने पूछा, ओह, पतंग का आकार क्या है? फुकबाओ, जो उसके बगल में खड़ा था, ने पतंग पेश की। फोंग कैन ने पतंग पर नजर डाली और तुरंत जोर से हंसा। उसे लगा कि यह बाघ या शेर है, लेकिन यह खून पसीना बहाता घोड़ा निकला। महाराज सम्राट हैं। सम्राट को हजारों मील के पहाड़ों और नदियों का प्रबंधन करना चाहिए। खून पसीना बहाने वाले घोड़े की सवारी करना तो छोटी बात है न? ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा खून पसीना बहाने वाला कीमती घोड़ा जो मैंने सम्राट को दिया था, वह उड़ भी सकता है। क्या यह पौराणिक स्वर्गीय घोड़ा नहीं है? सम्राट और स्वर्गीय घोड़ा वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। यह पहली बार है जब मुझे स्वर्ग में बनी किसी जोड़ी के बारे में पता चला है जो इस स्थिति में हो सकती है। फोंग कैन ने पतंग ली, उसे ध्यान से देखा और थोड़े घृणा भरे भाव से कहा, किस गुलाम ने इस घोड़े को रंगा है? इसका पेट सुअर के पेट जितना गोल है। जैसे ही फोंग कैन ने बोलना समाप्त किया, थिनह ट्रुक और फुकबाओ के हाव भाव तुरंत बहुत अजीब हो गए। महल की नौकरानी के हाव भाव से समस्या को देखते हुए फोंग कैन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उसने अपने हाथ में डोरी को ठीक किया, निनाफी द्वारा खींचे गए चित्र को याद करते हुए। ट्रांग लेक येन का यह खिलौना वास्तव में अतुलनीय था। अपने दिल में ऐसा सोचते हुए उसने फिर भी एक और वाक्य जोड़ा, मोटा तो मोटा है लेकिन मजबूत दिखता है। पेगासस वास्तव में एक साधारण चीज नहीं है। इस बार यह काऊ डुक ट्रुंग था जिसने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। बहुत अजीब हो गया। उसकी छोटी सी आंखें खून से लथपथ घोड़े को देखते ही चौड़ी हो गईं। फिर उसने अपने दिल में आह भरी। फिर भी चियू हियन डुंग ने बेशर्मी से कहा कि यह खून से लथपथ स्वर्गीय घोड़ा था। इसे खून से लथपथ स्वर्गीय स्वर कहना अधिक सही होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चियू हियन डुंग इस पतंग का उपयोग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे यह बदसूरत लगती थी। फिर भी सम्राट ने इस बेहद बदसूरत पेंटिंग में अच्छे बिंदु ढूंढ लिए और पुण्यशील चियू डुंग को सांत्वना दी। मुझे डर है कि केवल सम्राट के पास ही यह क्षमता है। एक सुंदर वसंत के दिन सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं अंतरंग रूप से लिपटे हुए सूरज की रोशनी में नहाते हुए और पतंग उड़ाते हुए, इसे एक सुंदर छवि माना जा सकता है। आकाश में उड़ते हुए ड्रैगन और फीनिक्स नहीं बल्कि सुंदर घोड़े और मोर थे, जिससे लोगों को बहुत अधिक स्वाभाविक महसूस हुआ। गिर जाओ महाराज, आपको कुछ और कदम दौड़ना होगा, वरना उड़ने वाला घोड़ा अब और नहीं उड़ पाएगा। तेज तेज बाएं भागो। बहुत हवा चल रही है। काओ दे झोंग अवाक खड़ा था और झाओ जियान रोंग द्वारा सम्राट को मुस्कुराते हुए आगे पीछे दौड़ने का आदेश देते हुए देख रहा था। अंत में उसे धीरे धीरे अपनी आंखें हटानी पड़ी।
वह वास्तव में स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसके शक्तिशाली सम्राट को एक उपपत्नी द्वारा आदेश दिया जा रहा था और फिर भी वह खुश था। अगर झुआंग लुओयान को पता होता कि काओ दे झोंग क्या सोच रहा था, तो वह निश्चित रूप से उसे बताती। यह किंवदंतियों में घृणित व्यक्तित्व की तरह था। कुछ पुरुषों में इस तरह का छिपा हुआ जीन होता है। जब कोई उन्हें छूता है तो वे अपनी विशेषताओं को दिखाते हैं। झुआंग लुओयान ने सम्राट को आगे पीछे दौड़ते हुए देखा, ऊपर सूरज की तरह चमकते हुए मुस्कुराते हुए, सम्राट को इधर उधर भागने का आदेश देते हुए उसे अपना गुस्सा निकालने जैसा लगा। उसी चमकदार धूप के नीचे महारानी आंगन में 8 अमर चित्रों वाली पत्थर की मेज के पास बैठीं, आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और एक पतंग उड़ाई। केक की प्लेट को धक्का दिया जिसे महल की नौकरानी अभी अभी लेकर आई थी। इसे नीचे लाओ, यह महल खाना नहीं चाहता है। हुआन घोक ने उस पर नजर डाली। महल की नौकरानी के हाथ से केक की प्लेट ली, रानी के पास पहुंची और धीरे से सलाह दी, महारानी, आपने दोपहर को ज्यादा कुछ नहीं खाया है। रात के खाने में अभी भी लगभग 1 घंटा बाकी है। आपको पहले कुछ खा लेना चाहिए। पहले एक पसंदीदा उपपत्नी थी, फिर एक नई सुंदरी आई। ये लोग चालबाजियों से भरे हुए हैं और महामहिम लगातार उनके बीच में रहते हैं। महारानी ने आह भरी। बाद में डीएम थुई से कहो कि वह मेरे निजी गोदाम को साफ करे, कुछ उपयुक्त गहने और कपड़े चुने ताकि महल में प्रवेश करने वाले 3 नए लोगों को पुरस्कृत किया जा सके। क्या ट्रुंग तिन पैलेस ने उनके लिए अभी तक आवास की व्यवस्था की है? महाराज, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। हालांकि हुआ होंग तू, जिसे मूल रूप से हाय हुआ पैलेस के महल में रखा गया था, को शाही उपपत्नी निन्ह के महल में स्थानांतरित कर दिया गया। रानी के हैरान भाव को देखकर हुआ नोक ने समझाया। आज दोपहर जनरल काओ ट्रुंग तिन पैलेस में आए और कहा कि थुक क्वीफी और चियू हियन डुंग के महल में प्रवेश करने के लिए नए लोगों की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरम में बहुत सारी रखैलें हैं, लेकिन केवल इन दोनों का महल दूसरों को प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। महारानी ने उपहासपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, बस रुको और देखो, ये 3 नए लोग सरल नहीं हैं, विशेष रूप से वह निन्हसान डू लड़की। मुझे डर है कि तोनू तू को भी उससे सावधान रहना होगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। मोर पतंग और खून से लथपथ घोड़े की डोर फिर से उलझ गई। हवा में उलझी 2 पतंगों को देखकर ट्रांग लैक येन सम्राट की ओर मुड़ा। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? फोंग कैन ने उसे देखकर मुस्कुराया और जल्दी से पतंग की डोर काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया। अगर वे पहले से ही उलझे हुए हैं, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से एक साथ रहने दें। ट्रांग लैक येन ने अपना सिर उठाकर एक दूसरे से उलझी हुई 2 पतंगों को देखा और फिर दोपहर के उजाले में गायब हो गई। उसके चेहरे पर लालसा का भाव दिखाई दे रहा था। यह बहुत बढ़िया है। फोंग कैन चुपचाप अपने बगल में बैठी लड़की को देख रहा था, यह जानते हुए कि वह क्या चाहती है। उसने उससे कोई वादा नहीं किया, बस चुपचाप उसका छोटा मुलायम हाथ पकड़ लिया। उसका बड़ा हाथ दूसरे के हाथ को पूरी तरह से ढक रहा था। काओ डुक ट्रुंग, आज रात का खाना हाय हुआ महल में परोसा जाएगा। जी श्रीमान, काओ डुक ट्रुंग ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसके बगल में बैठा छोटा हिजड़ा जल्दी से शाही रसोई में रिपोर्ट करने चला गया। ट्रांग लैक येन ने अपना सिर नीचे कर लिया, चुपचाप अपनी आंखें तिरस्कार में घुमाईं। पतंग की डोर टूट गई है और वह अभी भी साथ में आजाद होना चाहती है। एक पल में यह किसी अज्ञात कोने में गिर जाएगी। उस रात फोंग कैन ने आराम से हाय हुआ महल में सोया। देर रात को शांत उसने अपनी आंखें खोलीं और चुपचाप अपनी बाहों में गहरी नींद में सो रही लड़की को देखा। बहुत देर बाद उसने उन्हें फिर से बंद कर लिया। मास्टर निन्ह आ गए हैं, मास्टर हुआ आ गए हैं, मास्टर घिएम आ गए हैं। ट्रांग लैक येन ने तीनों युवतियों को अंदर आते देखा। वे सभी सिर्फ 17 या 18 साल की थीं।
फिर भी उनमें युवा लड़कियों की मासूमियत और पवित्रता थी। उनके हाव भाव और बोलचाल बहुत संयमित थे। तीनों को महारानी के सामने घुटने टेकते और फिर रखैलों का अभिवादन करने के लिए मुड़ते देखकर ट्रांग लेक येन कई बार लेडी निन्ह को देखे बिना नहीं रह सका। वह वाकई एक दुर्लभ सुंदरता थी। आप तीनों ने अभी अभी महल में प्रवेश किया है। अगर कुछ है तो इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस महल की चाची हेयू को बता दीजिए, महारानी ने मुस्कराते हुए कहा, जैसे उन्होंने नोबल कंसोर्ट जियान और अन्य लोगों को देखा। बेशक आप इस महल की चाची, प्रबंधक या नोबल कंसोर्ट शू, नोबल कंसोर्ट जियान और नोबल कंसोर्ट निंग के प्रभारी नपुंसक को बता सकते हैं। तीनों लोगों ने पुनः धन्यवाद समारोह का आयोजन किया, बहुत व्यवस्थित ढंग से, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि निकालना असंभव हो गया। क्या शानदार तिकड़ी है! नूहफी ने तीनों महिलाओं को देखा और मुस्कुराई। हम सभी हीन हैं महाराज, हम रखैले बदसूरत हैं। हम आपसे तुलना करने की हिम्मत नहीं कर सकती। कुलीन महिला निन्ह ने फिर से अपना सिर झुकाया और विनम्रतापूर्वक कहा, यह उपपत्नी वास्तव में आपकी महारानी की प्रशंसा स्वीकार करने का साहस नहीं करती है। बहन निन्ह सही कह रही हैं। ये महिलाएं सचमुच दूसरों से ज्यादा सुंदर हैं। हुआ ताई नहान ने कहा, जिस क्षण मैंने आप महिलाओं को देखा मैं दंग रह गया। यह मुंह बहुत मीठा है। कुलीन पत्नी हियन ने तीनों लोगों की ओर देखा। यह वास्तव में मेरी पसंद के अनुरूप है। ट्रांग लेक येन ने यह गारंटी देने की हिम्मत की कि यहाँ बैठे लोग वास्तव में इन तीन महिलाओं की प्रशंसा नहीं करना चाहते थे। वे बस अपना दयालु और उदार मुखौटा बनाए रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी अंतरात्मा के खिलाफ ऐसे उत्साहवर्धक शब्द कहे। महारानी के महल से बाहर निकलते हुए ट्रांग लेक येन ने एक लंबी सांस छोड़ी। नए लोगों पर अत्याचार करना वास्तव में समझदार लोगों का तरीका नहीं है। कौन जानता है, यह नया व्यक्ति भविष्य में दूसरों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट बन सकता है या नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने से पहले खुद को और दूसरों को जानना बेहतर होता है। महाराज, उपपत्नी जियांग ट्रांग लेक येन की ओर चली, मुस्कुराई और झुकी। पिछले कुछ दिनों में आड़ू के फूल खिले हैं। आज मौसम अच्छा है। क्या महामहिम इस उपपत्नी के साथ कुछ देर के लिए आड़ू के फूल देखने में रुचि लेंगे? ट्रांग लेक येन ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, फिर थिनर ट्रुक का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि ऐसा है तो क्यों न हम जाकर देखें? जैसा कि लेडी तुओंग ने कहा था, बगीचे में आड़ू के फूल पूरी तरह खिल चुके थे। ट्रांग लेक येन और लेडी तुओंग पत्थर की मेज पर बैठ गए। महल की नौकरानियों ने जल्दी से गरम चाय और केक परोस दिया। कभी कभी हवा के साथ आड़ू के कुछ फूल की पंखुड़ियां मेज पर गिर जातीं, जिससे एक काव्यात्मक दृश्य बन जाता। डाउन गोक कैक, जहां वह महिला रहती थी, अब उसे नया मालिक मिल गया है। उपपत्नी तुओंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए ट्रांग लेक येन के लिए एक कप पानी डाला और आड़ू के बगीचे के बगल में दाओ नोक कैक की ओर देखा। ट्रांग लेक येन भी मुस्कुराया। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं। दाओ नोक कैक सुंदर और उत्तम है। हुआ ताई नहान भी एक मासूम और भोली लड़की की तरह दिखती है। नगीम ताई नहान का व्यक्तित्व सौम्य और चतुर है। वे दोनों एक साथ रहते हैं। वे उस जगह की सुंदरता को बर्बाद नहीं करेंगे। यह सुनकर शाही उपपत्नी तुओंग को पता चल गया कि ट्रांग लेक येन ने महल में हो रही नई घटनाओं के बारे में सुना है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने ट्रांग लेक येन के लिए एक और कप चाय डाली। महाराज वास्तव में बहुत समझदार हैं। केवल गहराई से देखने से ही कोई अधिक सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकता है। ट्रांग लेक येन ने चाय का प्याला उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे अपने होठों तक ला पाती, एक आड़ू के फूल की पंखुड़ी प्याले में गिर गई। उसने मुस्कुरा कर उसे नीचे रख दिया और पंखुड़ी को बाहर निकाल लिया। इस आड़ू के फूल की पंखुड़ी ने चाय में डूबोते ही अपनी मूल सुंदरता खो दी है।
कुलीन उपपत्नी ने एक और प्याला भरा और उसे ट्रांग लेक येन के सामने रख दिया। फूल तब भी सबसे सुंदर होते हैं जब वे शाखा पर होते हैं। ट्रांग लेक येन मुस्कुराई और तुओंग क्वी टैन से दिन भर की छोटी मोटी बातों पर बात की। तुओंग क्वी टैन के चले जाने के बाद ट्रांग लेक येन आड़ू के बगीचे में खड़ी थी, बारिश की तरह गिरती पंखुड़ियों को देख रही थी। अगर उसे सही से याद है तो पहली बार वह सम्राट से इसी आड़ू के बगीचे में मिली थी, है न? महाराज, थिना ट्रुक ने चिंता से धीरे से पुकारा। उसे लगा कि ट्रांग लेक येन बिना सोचे समझे दृश्यों को देख रहा है और किसी को भूल रहा है। अनिच्छा महसूस करते हुए उसने विषय बदल दिया। जल्द ही दोपहर का भोजन होने वाला है। हाँ, देर हो रही है। ट्रांग लेक येन ने थिना ट्रुक से कहा, चलो घर चलें। महाराज। काओ डुक ट्रुंग ने सम्राट की ओर देखा, फिर चुपचाप अपनी आंखें घुमाकर चियू हियन डुंग को जाते हुए देखा। उसे समझ में नहीं आया कि सम्राट ने चियू हियन डुंग को आड़ू के बगीचे में खड़े हुए क्यों देखा, लेकिन उससे मिलने नहीं गया, बल्कि चुपचाप देखता रहा। फोंग कैन ने उसकी ओर देखा, पीछे मुड़ा और कहा, महल में वापस जाओ। काओ डुक ट्रुंग ने जल्दी से उनका पीछा किया, थुई हुआ के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर से पीछे मुड़ने से नहीं रोक सका और अब चियू हियन डुंग के समूह के आंकड़े नहीं देख सका। ट्रांग लेक येन अभी आड़ू के बगीचे से बाहर निकली ही थी कि उसने अचानक देखा कि नगीम ताई नहान और हुआ ताई नहान महल की नौकरानियों का नेतृत्व करते हुए इस दिशा में चल रहे हैं। आपकी उपपत्नी महाराज को नमस्कार करती है। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया और उन दोनों को खड़े होने में मदद की। तुम दोनों भी फूल देखने आए हो? महाराज, मैं देख रहा हूँ कि फूल खिल रहे हैं, इसलिए मैं सिस्टर धीम को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और उन्हें देखें। हुआ ताई नहान ने सावधानी से ट्रांग लेक येन को देखा। उसकी बड़ी चमकदार आंखों में डर के भाव थे। क्या इस उपपत्नी ने आपके महाराज को परेशान किया? यह महल भी वापस आ रहा है। तुम लोग इस महल को परेशान मत करो। ट्रांग लेक येन ने इस प्रतिभाशाली हुआ व्यक्ति को थोड़ी देर तक देखा। अगर तुम फूल देखने जाना चाहते हो तो जाओ, इस महल को वापस लौटना होगा। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति घिएम की ही उम्र का है, फिर भी वह जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को बड़ी बहन कहती है। वास्तव में भोली और दयालु है। अलविदा महाराज। ट्रांग लेक येन खुद हुआ ताई नहान जैसे लोगों को सबसे ज्यादा नापसंद करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मासूम और भोले होने का दिखावा करते हैं, लेकिन घिनौने काम करते हैं। लेकिन जब घटना होती है तब भी वे अपनी दयालु और मासूम आंखें खोल सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि वे सिर्फ मासूम थे। फिर भी ये लोग खुद को दयालु और ईमानदार मानते हैं। महाराज, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ में कुछ अजीब बात है। वान टीच ने भौहें सिकोड़ते हुए यह सोचने की कोशिश की कि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ में क्या अजीब बात थी। उसके कपड़े और गहने आपके जैसे ही हैं। थिना ट्रुक आड़ू के बगीचे की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा स्वर था। यहाँ तक कि हमारे शौक में भी कई समानताएं हैं। ट्रांग लेक येन की भौहें थोड़ी सी हिल गईं। थिना ट्रुक को यह कहते हुए सुनकर कि उसने बस स्वीकार कर लिया है, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। महल में जीवित रहने के लिए दूसरों की नकल करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, खासकर अब जब वह खुद भी पक्षपाती है। हुआ ताई नहान चाहती है कि उसके छात्र अपने शिक्षकों से बेहतर हों। ऐसा लगता है कि वह उन्हें नाराज करने से डरती नहीं है। कौन परवाह करता है कि वह क्या करना चाहती है? युनशी ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा नाम होना, बस इसे देखकर आप बता सकते हैं कि यह अच्छी बात नहीं है। ट्रांग लेक येन ने शांति से कहा, आप लोगों को उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस महल में महिलाओं की कोई कमी नहीं है। वे जो करना चाहती है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वे कोई भी चाल चले,
वे सम्राट के पक्ष का मुकाबला नहीं कर सकती। महाराज सही कह रहे हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? महामहिम का दिल जीतने की पूरी कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? थिनर ट्रुक ने सहमति जताई। यदि आप एक व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचते हैं तो दूसरा आ जाएगा। केवल महामहिम की कृपा ही इस उपपत्नी को हरम में पैर जमाने में मदद कर सकती है। तो क्या हुआ अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश करना चाहता है? वान टीच ने आश्चर्य व्यक्त किया। महल में आप जितने अधिक पसंदीदा होंगे उतने ही अधिक लोग आपके खिलाफ साजिश रचेंगे। अगर कोई हमारे खिलाफ कोई साजिश भी करना चाहे तो भी सम्राट हमारी रक्षा करेंगे। इसके अलावा हम कोई सावधानी कैसे नहीं बरत सकते? थिनर ट्रुक मुस्कुराया। यह नौकर सोचता है, कभी कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की पहल करना उतना उपयोगी नहीं होता जितना कि दूसरे लोगों की योजनाओं को उजागर करना। ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कभी कभी दूसरों द्वारा आपके खिलाफ साजिश रचे जाने का इंतजार करना भी एक अच्छी रणनीति होती है। सबसे पहले हुआ होंग तू को निन्हफी के महल में नियुक्त किया गया था। कौन जानता है कि उसने क्या चालें चली कि सम्राट ने अपना मन बदल लिया और उसे दाउन गो कैट में स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया। उपपत्नी तू ने ठट्ठा करते हुए हंसते हुए कहा, अभी महल में प्रवेश किया है और अभी से ही खेल कूद शुरू कर दिया है। सचमुच लाल सभा और सुगंधित प्रकार वास्तव में लोगों को घृणा महसूस कराता है। तुम्हें उसकी परवाह क्यों है? शाही उपपत्नी थुक ने असहाय भाव से उपपत्नी टो की ओर देखा। उसके उत्तेजित रवैये पर असंतोष जताते हुए कहा, एक छोटी सी प्रतिभा ने तुम्हें चिंतित कर दिया है। बहन, जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे ट्रांग लेक येन की याद आती है। इस तरह का दिखावा लोगों को असहज कर देता है। तू नगी तो कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, वे सभी एक ही तरह के सामान हैं। आपका पालन पोषण कहाँ हुआ? शाही उपपत्नी थुक ने उपपत्नी टो को गुस्से से देखा। आप ऐसे अश्लील शब्द कह सकते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांग लेक येन दिखावा कर रही है या नहीं, लेकिन सच तो यह है कि उसे तुमसे ज्यादा फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि वह काबिल है। यहाँ बैठकर मुझसे शिकायत करने का क्या फायदा? जहाँ तक उस लड़की हुआ होंग तू का सवाल है, आपको उससे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई न कोई होगा जो उससे नाराज होगा। उसकी हरकतें, हाव भाव और बोलने का तरीका पूरी तरह से ट्रांग लेक येन से कॉपी किया गया है। क्या ट्रांग लेक येन उसे बर्दाश्त कर सकता है? तू नगी को हुआ होंग तू का रूप याद आया और उसने घृणा से अपने होठों को सिकोड़ लिया। हो सकता है कि दूसरे लोग इसे सहन न कर पाए, लेकिन ट्रांग लेक येन। शाही उपपत्नी थुक मुस्कुराई। वह निश्चित रूप से किसी और की तुलना में बेहतर तरीके से सहन करना जानती है। इस हरम में दूसरों की नकल करना कुछ समय के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से दीर्घकालिक योजना नहीं है। उस समय उपपत्नी येन को भी बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन क्या अब भी वह सिर्फ उपपत्नी नहीं है? लेकिन उस महान महिला निन्ह को देखकर वह वास्तव में असहज हो गया। अपनी अस्थायी हताशा को सहकर ही उसे दीर्घकालिक योजना बनाने का मौका मिल सकता था। अगर वह किसी को दंडित करना चाहता था तो उसे तुरंत ऐसा करने की क्या जरूरत थी? कीन चिन्ह महल में फोंग कैन ने अपने सामने ट्रे पर रखे कार्डों को देखा। अचानक उसे ऊब और उदासीनता महसूस हुई। अंत में उसने कोने में एक कार्ड उठाया, महान महिला निन्ह का कार्ड। आज रात उस स्थान पर जाओ जहां लेडी निन्ह ने अभी महल में प्रवेश किया है। फोंग कैन ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैंने जो पतंग बनाई है उसे चियो हियन डोंग के पास ले आओ और मोटी घोड़े वाली पतंग मेरे पास छोड़ दो। जी श्रीमान। काओ डुक ट्रुंग ने सुनना समाप्त किया और फिर बाहर चले गए। सोंग थियन लाओ के बाहर लालटेन की रोशनी ने आसपास के क्षेत्र को एक चमकीले गुलाबी लबादे से ढक दिया। हालांकि
दरवाजे पर इंतजार कर रहा व्यक्ति तो चियो डुंग नहीं बल्कि निन्ह क्वी नहान था। जैसे ही लेडी निन्ह महल में दाखिल हुई, सम्राट ने देखा कि इस व्यक्ति का स्वभाव साफ, ठंडा और अलौकिक था और वह एक अच्छी कविता भी लिख सकती थी। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति में लेडी तू के साथ कई समानताएं थी, इसलिए उन्होंने उसे सोंग थिएन लाओ के स्वर्गीय महल में रहने की व्यवस्था की। लेडी तू खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर दरवाजे के सहारे झुकी हुई सुंदरता को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। महाराज, बहुत देर हो गई है, हमें सो जाना चाहिए, महल की नौकरानी ने आकर सलाह दी। जू झाओरोंग चुप रही और कुछ नहीं बोली। वह तब तक चुपचाप खड़ी रही जब तक कि सुनहरी गाड़ी प्रकट नहीं हो गई। उसने चुपचाप सम्राट को अपनी आंखों के सामने किसी दूसरे व्यक्ति को गले लगाते हुए देखा, फिर वे दोनों एक साथ दरवाजे के पीछे गायब हो गए। उसके खूबसूरती से कटे हुए नाखून टूट गए थे। जू झाओरोंग ने मुड़कर कहा, मुझे आराम करने दो। 3 नए लोगों में से सम्राट ने सबसे पहले जिस व्यक्ति को चुना वह कुलीन महिला निन्ह थी। ट्रांग लेक येन को यह खबर मिली और वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। पुरुष सभी अपनी आंखों से प्यार करते हैं, इसलिए सबसे पहले स्वाद के लिए सबसे सुंदर व्यंजन चुनना पूरी तरह से सामान्य है। कुछ ही दिनों बाद महारानी ने शाही उद्यान में एक फूल देखने का भोज आयोजित किया। ट्रांग लेक येन ने निश्चित रूप से आज्ञाकारी रूप से भाग लिया। हालांकि हर साल महारानी को शाही उद्यान में कई ऐसे भोज आयोजित करने के लिए सभी प्रकार के बहाने खोजने पड़ते थे। फिर सबसे बड़ी पत्नी और सबसे छोटी पत्नी एक दूसरे से लड़ने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करती थीं। भोज समाप्त हो गया, हर कोई संतुष्ट होकर घर चला गया। यह वास्तव में उबाऊ था। महाराज, आज रानी भोज का आयोजन कर रही हैं। कौन जानता है कि क्या होगा। इस समय महल में नए लोग प्रवेश कर रहे हैं। महामहिम को सावधान रहना चाहिए। थिना ट्रुक ने ट्रांग लेक येन के बालों में कंघी करते हुए सावधानी से बात की। थिना ट्रुक को सुगंध के पास सुबह के बादल शैली में अपने बालों में कंघी करने की कोशिश करने देते हुए ट्रांग लेक येन मुस्कुराई। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन थोड़ी देर में कई रखैले आएंगी। हर कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। महामहिम को मानसिक शांति के लिए सावधान रहना चाहिए। हालांकि सम्राट पिछले कुछ दिनों से नोबल लेडी निंग का पक्ष ले रहा है, लेकिन उसे लगता है कि सम्राट को अभी भी उसकी महिमा याद है, अन्यथा वह उस दिन किसी को उसकी महिमा के लिए पतंग देने क्यों भेजता जिस दिन उसने नोबल लेडी निंग का पक्ष लिया था। यूनशी ने झुआंग लुओ यान के कपड़े ठीक किए और 2 लोगों की बातें सुनकर उसने बीच में कहा, इस नौकर ने सुना है कि पहले प्रतिभाशाली लेडी हुआ को दाओ यू मंडप में जाने के लिए नियत नहीं किया गया था, लेकिन बाद में किसी तरह वहां रहना पड़ा। ट्रांग लेक येन ने धीरे से अपने सिर पर हेयरपिन रखा। उसकी आवाज शांत थी। वह निन्हफी के साथ है या नहीं, यह उसका मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ट्रांग लेक येन की शांत आवाज सुनकर वैन तिच को नहीं पता था कि ट्रांग लेक येन को कोई परवाह नहीं थी या उसके पास कोई उपाय था। उसने बस अपने मालिक के जेड पेंडेंट और कपड़ों को ठीक किया। अगर महाराज ने पहले से योजना बनाई होती तो सब ठीक होता। कुछ देर पालकी में बैठे बैठे ही कोने में ट्रांग लेक येन ने अचानक देखा कि तुओंग क्वी टैन, खोंगुई नगी और दीप डुक टैन दूसरी दिशा से एक साथ आ रहे हैं। तीनों ने ट्रांग लेक येन को देखा और सलामी देने के लिए पालकी से उतर गए। ट्रांग लेक येन उन्हें एक साथ देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुईं, इसलिए उन्होंने कहा, आप तीनों को एक साथ देखना दुर्लभ है। महाराज, कुछ दिन पहले लेडी दीप इस उपपत्नी के घर चली गई। उपपत्नी खोंग का घर हम दोनों के घर के पास ही है। हम बस सड़क पर मिले और साथ चले गए। उपपत्नी तुओंग ने उत्तर दिया, महाराज व्यस्त हैं,
शायद उन्हें इन तुच्छ मामलों के बारे में पता नहीं है। मैं समझता हूँ। अब से तुम तीनों ज्यादा समय साथ बिता सकोगे। ट्रांग लेकयेन मुस्कुराया। आप सभी को मेरे साथ चलना चाहिए। रानी को हमारे लिए इंतजार कराना अच्छा नहीं है। ट्रांग लेकयेन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और अपने पीछे चल रहे तुओंग क्वी टैन को देखा। हाल ही में तुओंग क्वी टैन लगातार उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि गलती से या जानबूझकर उसे हरम में अतीत की कुछ रहस्यमयी कहानियां, अन्य रखैलों की वर्जनाएं या पसंद बता रहा था। कंसोर्ट तुओंग कई सालों से महल में थी। यह अजीब नहीं था कि वह ट्रांग लेकयेन से ज्यादा जानती थी। अजीब बात यह थी कि उसने ट्रांग लेकयेन को बताया था। महल में कोई मुफ्त भोजन नहीं था। ट्रांग लेकयेन को विश्वास नहीं था कि कंसोर्ट तुओंग उसके लिए अच्छा था, क्योंकि महल में अफवाहें थी कि इन तीनों लोगों को उसकी वजह से पदोन्नति मिली थी। कंसोर्ट तुओंग एक बेहद बुद्धिमान और तर्कसंगत महिला है। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके अपने इरादे होंगे। मुझे आश्चर्य है कि यह महिला क्या चाहती है। क्या वह उसे वह दे सकती है? शाही उद्यान में सुंदरियां, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा अंदाज था, खड़े बैठे हंस रही थी और बातें कर रही थी। महल की नौकरानियां और नपुंसक सावधानी से उनकी सेवा करने आए थे। जब ट्रांग लेकयेन का समूह आया तो उन्होंने अभिवादन का जवाब दिया। सदाचारी स्त्रियों को बुला रहे हो? उपपत्नी निन्ह एक क्रैबएप्पल के पेड़ के पास खड़ी थी, जिसमें उसके कपड़े पर क्रैबएप्पल की कढ़ाई भी थी। वह बहुत शांत और शांतिपूर्ण लग रही थी। नमस्कार, शाही उपपत्नी निन्हा। ट्रांग लेकयेन आगे बढ़ा और झुककर निन्हफी के सामने खिले गुलाब को देखा। यह गुलाब बहुत खूबसूरती से खिल रहा है। सुंदर है लेकिन अश्लील नहीं। मुझे यह फूल सचमुच पसंद है। निन्हफी ने एक लाल गुलाब उठाया और हल्के से मुस्कुराया। ट्रांग लेकयेन ने यह सुना और वह भी मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय शाही उपपत्नी शू आ गई। शाही उपपत्नी निंग ने दूर से आ रही शाही उपपत्नी के औपचारिक सिर को देखा और शांति से कहा, इस लाल गुलाब की तुलना में शाही उपपत्नी शू और भी अधिक चमकदार है। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। सुंदर फूल कीचड़ में गिर गया। ट्रांग लेकयेन ने कीचड़ में पड़े गुलाब को देखा, फिर रखैलों के साथ शाही उपपत्नी थुक का अभिवादन करने के लिए चल पड़ी। अगर आज महारानी डोवगर का भोज न होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि शाही बगीचे में फूल इतनी खूबसूरती से खिलेंगे। शाही कुलीन पत्नी शू ने सभी को औपचारिकताओं से मुक्त किया। महान महल की नौकरानी लिंगशा का हाथ पकड़ा और एक फूल की झाड़ी के पास चली गई। यहाँ की रंग बिरंगी सुंदरियों को देखा और आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि जेड हेयरपिन फूल, जिसे 4 महलों में सबसे अधिक पसंद किया जाता है, इस समय नहीं खिलता है। महाराज, रानी जानती हैं कि आपको जेड फूल पसंद है, इसलिए उन्होंने एक कुशल नौकर से आपके लिए जेड फूल कटवाया। कृपया खुद ही फैसला करें। महारानी के बगल में सेवा करने वाली महान दासी दीम थ्यू ने शाही उपपत्नी थुक को प्रणाम किया। फिर 2 नपुंसक एक फूलदान लेकर आए। उस फूलदान में जेड के फूल थे। पत्ते हरे और दिल के आकार के थे। फूल सफेद थे। कोई नहीं बता सकता था कि वे लोगों द्वारा बनाए गए नकली फूल थे। शाही उपपत्नी थुक ने उदासीनता से फूलदान को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने कहा, यह उपपत्नी आपके विचार के लिए महामहिम को धन्यवाद देती है। इस उपपत्नी के छोटे से शौक ने महामहिम को परेशानी में डाल दिया है। उपपत्नी थुक पूरे दिल से सम्राट की सेवा कर रही है, इसलिए हम फूलों का आनंद कैसे ले सकते हैं यदि आपके पसंदीदा फूल ही नहीं है? रानी ने हुआन गोक का हाथ पकड़ा और महल की नौकरानियों और खोजों को साथ ले आई। जाहिर है उसने थुक क्वीफी की कही बातें सुन ली थी।
सभी के समारोह समाप्त होने का इंतजार करते हुए वह मुस्कुराई और शाही उपपत्नी थुक की ओर देखा। इसके अलावा यह इस महल के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यह महल हरम का मुखिया है। कुछ चीजों पर बस चर्चा करने की जरूरत है। शाही उपपत्नी थुक के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और फीकी पड़ गई। महाराज, मेरे लिए इन छोटी छोटी बातों को याद रखने में सक्षम होना पहले से ही मेरे लिए आपके प्यार को दर्शाता है। यह उपपत्नी आपका ऋण नहीं चुका सकती, लेकिन भविष्य में वह केवल आपके महल के मामलों को सुलझाने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर सकती है। आप सचमुच प्यारे हैं, नोबल कंसोर्ट हियेन के विपरीत, जो केवल आलसी होना जानता है। महारानी मुस्कुराई। शाही उपपत्नी शू से बात करना बंद कर दिया और दूसरी उपपत्नियों से बात करने लगी। ट्रांग लेक येन ने महारानी और शाही उपपत्नी शू को शब्दों की कला का प्रदर्शन करते देखा। फूलों से बने गोल स्टूल पर बैठ गईं, जो पहले से ही वहां व्यवस्थित था। आड़ू के फूल के केक का एक टुकड़ा उठाया, एक निवाला खाया, पाया कि केक मीठा था लेकिन बहुत मीठा नहीं था और उसमें आड़ू का हल्का स्वाद था, इसलिए उसने कुछ और निवाले खाए। सुंदर महिला। ट्रांग लेक येन के सामने एक सफेद आकृति दिखाई दी। उसने अपना सिर उठाकर देखा। यह एक बेमिसाल सुंदरता थी जो अभी अभी उपपत्नी दल में शामिल हुई थी। महामहिम निन्हा, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांग लेक येन ने अधूरा आड़ू केक वापस मेज पर रख दिया और लेडी निन्ह को बैठने का संकेत दिया। यह आड़ू केक बहुत स्वादिष्ट है, लेडी निन्ह को इसे आजमाना चाहिए। धन्यवाद महाराज, आने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। लेडी निन्ह फिर से खड़ी हुई और थोड़ा झुकी, फिर वापस बैठ गई। उसके बालों की चोटी उसके चलने के साथ थोड़ा हिल रही थी। वह सुंदरता वास्तव में एक सुंदरता थी, चाहे आप उसे कैसे भी देखें, वह आंखों को बहुत भाती थी। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया, तो ऐसा ही है। जो लोग आमतौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं, वे हमेशा लोगों को दिखावटी, दूर और ठंडे होने का एहसास देते हैं, लेकिन यह कुलीन महिला निन्ह छोटे हल्के गुलाबी फूलों के साथ कढ़ाई की गई एक बर्फ सफेद पोशाक पहनती है और उसके कंधों पर एक हल्के नीले और सफेद लबादा होता है, जो उसे एक सुरुचिपूर्ण और अलौकिक रूप देता है, जो लेडी टू की तुलना में अधिक काव्यात्मक दिखती है। तुम फूल देखने क्यों नहीं आते? कुलीन महिला निन्ह ने पास ही में फूलों की झाड़ियों की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन और ठंडी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह दृश्य की प्रशंसा कर रही थी। क्या मैं यहाँ फूल नहीं देख सकता? ट्रांग लेक येन ने थिन्ह ट्रुक के हाथ से चाय का कप लिया, एक घूंट लिया। यहाँ बैठकर मैं और अधिक फूल देख सकता हूँ, और फूलों के रंग और भी अधिक चमकीले हैं। कुलीन महिला निन्ह ने सिर हिलाया, जैसे किसी बात से सहमत हो रही हो। महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फूलों को समझते हैं। इस उपपत्नी ने महामहिम की रुचि को भंग कर दिया है। यह कहने के बाद वह खड़ा हुआ, ट्रांग लेक येन को प्रणाम किया और महल की नौकरानी को ले गया। ट्रांग लेक येन ने उत्साह से दुबली पतली महिला निन्ह को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखा। उसने अपना चाय का प्याला नीचे रखा, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाया और अपना सिर झुकाकर वैन टिच और थिन्ह ट्रुक की ओर देखा। तुम लोगों को क्या लगता है कि वह किस लिए आई थी? महल की दोनों नौकरानियों ने सिर हिलाया और एक दूसरे को संदेह से देखा। यूनशी ने कहा, यह नौकर देखता है कि यह कुलीन महिला निंग बहुत खुश नहीं लगती। उसने शुद्ध सफेद कपड़े भी पहने हैं, जिससे दूसरों के लिए उसके इरादों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया और आगे नहीं पूछा। यह कुलीन महिला निन्ह दिलचस्प थी। उसने अन्य रखैलों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं दिखाई। क्या यह संभव है कि हरम में लाए जाने के बाद भी वह बादशाह की रखैल नहीं बनना चाहती थी? अगर वह ऐसा चाहती भी थी,
तो इतनी दूर तक आने के बाद उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इन दिनों सम्राट लेडी निन्ह के कार्ड को उलट पलट रहे हैं। वह किस बात से परेशान है? वैनटिच ने अपनी आवाज कम की और बड़बड़ाते हुए कहा, अन्य उपपत्नियों को अभी भी सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। थिना ट्रुक की भौहें थोड़ी सी हिलीं और उसकी आंखें लेडी निन्ह की ओर घूम गईं। कौन जानता है कि यह लेडी निन्ह क्या सोच रही है। कुछ देर तक फूलों को निहारने के बाद सभी थक गए थे, इसलिए वे एक एक करके बैठ गए। महल के नौकर चाय, केक और फल लेकर आए। फूल देखने की पार्टी जल्दी ही एक चाय पार्टी में बदल गई। ट्रांग लेक येन ने श्रद्धांजलि के रूप में अनानास का एक टुकड़ा कटार पर लगाया और धीरे धीरे उसे खाया। रखैलों को फूलों के बारे में चर्चा करते हुए सुना। वह इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए उसने चुपचाप सुनना चुना। यह सही है, महान महिला निन्हा, प्रतिभाशाली महिला हुआ, प्रतिभाशाली महिला ढेम, आप कुछ समय से महल में हैं। क्या ऐसी कोई चीज है जिसे आप अपना नहीं सकती? रानी को अचानक नए लोगों की याद आ गई और वह इन तीनों की ओर मुड़ी। उपपत्नी निन्हा सोंग थिएन लाओ में रह रही है और तू चिऊ डुंग उसकी देखभाल कर रही है। बेशक कोई समस्या नहीं है। तुम दोनों दाओन गोक कैक में हो। अगर कुछ स्पष्ट नहीं है तो तुम महल में अन्य लोगों से पूछ सकते हो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, महाराज। हम आपकी रखैलों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। हुआ ताई नहा ने खड़े होकर रानी को प्रणाम किया। दाओ नो कैक बहुत अच्छे हैं। वह जगह वाकई बुरी नहीं है, महारानी मुस्कुराई। अतीत में लेडी झाओ भी दाउन गो कैक में रहती थी, फिर हाय हुआ पैलेस में चली गई। विशेष रूप से दाउन ओक कैक के बगल में आड़ू उद्यान। हर साल इस समय फूल खूबसूरती से खिलते हैं। महल में कई रखैले फूलों को देखने के लिए वहां जाना पसंद करती हैं। हुआ ताई नहान ने कहा, इस उपपत्नी ने यह भी सुना है कि चिऊ हियन डुंग पहले दाओ नोक कैक में रहते थे। यह वास्तव में हमारे लिए सम्मान की बात है। ट्रांग लेक येन ने अपनी पलकें नीचे कर लीं। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। आप बहुत दयालु हैं। दाउन गोक कैक को वास्तव में एक अच्छी जगह नहीं माना जाता था। उस समय सम्राट ने उसे दाउन गोक कैक से बाहर निकाल दिया और रातों रात उसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार करवा दिया। अगर यह कहा जाता कि वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं था, तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करती। आज मैं यह पुष्प दर्शन भोज आयोजित कर रही हूँ। इसका उद्देश्य केवल आप सभी बहनों को एक साथ इकट्ठा करना है। महारानी ने हुआ ताई नहान से बात करना जारी नहीं रखा, विषय को दूसरी दिशा में बदल दिया। बाद में जब सम्राट राज्य के मामलों को संभालना समाप्त कर लेंगे, तो हम भोज का आयोजन कर सकते हैं। यह सुनकर कि सम्राट भी आ गया है, कई रखैलों की नजरें तुरंत बदल गईं। वे अपने कपड़ों को सावधानी से ठीक कर रही थी, ताकि सम्राट पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर नीचे किया और सोचा, इतने सारे लोगों की नजरों के सामने सम्राट को बहकाना वास्तव में घृणा पैदा करने का एक बहुत ही प्रभावी कार्य था। दोपहर के करीब सम्राट वास्तव में आ गया। रखैलों ने उसका स्वागत किया। अपनी सीटें चुनने से पहले सम्राट के बैठने का इंतजार किया। फूल देखने का भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। क्योंकि यह एक फूल देखने का भोज था, सभी व्यंजनों के नाम फूलों से संबंधित थे। कुछ व्यंजन फूलों के आकार में भी बनाए गए थे। ट्रांग लेक येन ने फूक्वे हुआ खाई नामक एक डिश खाई, जो वास्तव में कटी हुई गाजर के साथ स्टिर फ्राइड शिटेक मशरूम थी। खाते समय उसने भावना से सोचा, ऐसा कहा जाता है कि सम्राट थान तुयेन के सिंहासन पर बैठने के बाद हरम बेहद मितव्ययी हो गया। अब जीवन कैसा होगा यदि इसे फिजूल खर्ची के साथ मितव्ययी माना जाता है? यह भ्रष्ट जीवन बहुत आरामदायक है। यह फूल छिड़कने वाली परी डिश बहुत अच्छी है।
यह एक उपहार है। फोंग कैन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और लेडी निन्ह की ओर देखा। यह डिश आपके स्वाद के अनुरूप होनी चाहिए, थोड़ा और प्रयास करें। लेडी निन्ह के पीछे खड़ी महल की नौकरानी ने यह सुना और अपने मालिक के लिए खाना लेने के लिए आगे बढ़ी। उसकी इस हरकत से फोंग कैन का माथा ठनका। मिस निन्हा, क्या यह महल की नौकरानी आपकी वरिष्ठ नौकरानी है? फोंग कैन ने काओ डुक ट्रुंग द्वारा दिया गया रूमाल लिया, अपने मुंह के कोने को पोंछा और देखा कि निन्हक्वी नहान ने पुष्टि करने के लिए खड़े होकर फिर से पूछा, उसके हाथ पर घाव कहाँ से आया? कुलीन महिला निन्ह की आंखें धुंधली हो गईं जब उन्होंने अपने पीछे खड़ी महल की नौकरानी की ओर देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। महाराज, मेरी चोट आज सुबह दुर्घटनावश गिरने के कारण लगी है। महल की दासी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। उस समय मालिक ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्हें इस मामले के बारे में पता नहीं चला। फोंग कैन ने महल की नौकरानी को ठंडे भाव से देखा। यदि तुम इतनी लापरवाह हो, तो लेडी निन्ह के साथ सेवा करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। काओ डुक ट्रुंग। महाराज, लेडी निन्ह के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठ गईं। थान ही को चोट इसलिए लगी क्योंकि आज सुबह तू च्यू डुंग की सेवा करने वाली महल की नौकरानी ने उसे धक्का दे दिया था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। मैं महामहिम से निष्पक्ष रहने की विनती करती हूँ। भर्ती से फोंग कैन ने तू च्यू डुंग की ओर देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। खानहा, मुझे बताओ क्या हुआ? महाराज, मुझे इस बारे में पता नहीं था। तू च्यू डुंग घबरा कर खड़ा हो गया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला, जब मैं वापस आऊंगा तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से जांच करूंगा। महाराज, तू च्यू डुंग को भी इस बारे में पता नहीं था। आज सुबह महल की नौकरानी ने भी अनजाने में ऐसा किया। मैं महामहिम से प्रार्थना करती हूँ कि आप तू च्यू डुंग नुओंग नुओंग को दोष न दें। कुलीन महिला निन्ह ने सिर झुकाया और फिर उपपत्नी तू की ओर से बोली। वह महल की नौकरानी, यद्यपि अनजाने में, अभी भी तू च्यू डुंग की ही व्यक्ति है। हालांकि तू च्यू डुंग को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन यह भी अच्छी तरह से प्रबंधन न करने का अपराध था। फोंग कैन ने शांति से कहा, अगर ऐसा है तो तू च्यू डुंग का वेतन आधे साल के लिए कम करना और 2 महीने के लिए उसका बैज हटाना कड़ी सजा मानी जाएगी। आपको भविष्य में इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं ऑर्डर स्वीकार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। जू झोरोंग ने अनिच्छुक रूप से नोबल लेडी निंग में देखा। अंत में कोई विकल्प नहीं था, लेकिन कृतज्ञता की सलामी देने के लिए। एक महान महिला महल की नौकरानी के कारण, उसने एक महान महिला के कारण चेहरे को खो दिया था। इस सम्राट ने वास्तव में जू जाहोरोंग के लिए चेहरे को बचाने के लिए परेशान नहीं किया था, और यह महान महिला निंग भी बहुत इष्ट थी। बस महल में प्रवेश करने में सक्षम थी और वह जीन के लिए जीनने के लिए जिन जीन को देखती थी। इस तरह के दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति को नहीं देखना चाहता था। जेन के पास पर्याप्त था, इसलिए चलो महल में लौटते हैं। सम्राट ने खाना बंद कर दिया। कौन कह सकता था कि उसका पेट भरा नहीं है? और मुफ्त में अच्छा खाना खाने के बाद सभी लोग सम्राट के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए खड़े हो गए। मिस च्यू डुंग, बहुत दुखी मत होइए। महाराज बस एक पल के लिए नाराज हैं। शाही उपपत्नी थुक ने शाही उपपत्नी निन्ह के सुरुचिपूर्ण और अलग दिखने पर नजर डाली। उसकी आवाज बहुत दोस्ताना नहीं थी। आपने कई वर्षों तक सम्राट की सेवा की है। सम्राट निश्चित रूप से किसी यादृच्छिक व्यक्ति के कारण आपको नहीं भूलेंगे। कोई अनजान आदमी? ट्रांग लेक येन ने चुपके से शाही उपपत्नी थुक को देखा। ऐसा लग रहा था कि शाही उपपत्नी थुक को भी शाही उपपत्नी निन्ह पसंद नहीं थी। ध्यान से सोचने पर यह सच था। शाही कुलीन पत्नी शू मूल रूप से हरम में सबसे उत्कृष्ट सुंदरता थी। अब एक कुलीन पत्नी निन्ह थी जो उससे आगे निकल सकती थी।
और वह व्यक्ति हमेशा अपनी सुंदर और अलग थलग उपस्थिति को दिखाना पसंद करता था, जो दुनिया से अछूती थी और सम्राट का भी पसंदीदा था। शाही कुलीन पत्नी शू के लिए दूसरे व्यक्ति को पसंद करना असामान्य था। यद्यपि शाही कुलीन पत्नी थुक के शब्द उचित हैं, फिर भी एक स्वामी के रूप में आपको अपने सेवकों का प्रबंधन अच्छी तरह से करना चाहिए। महारानी खड़ी हुईं तो चियू डुंग को देखा और कहा, आज के मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको अभी भी यह सोचना होगा कि सम्राट ने आपको दंड क्यों दिया। महारानी का, जब तक तुम खुश नहीं हो, मैं संतुष्ट हूँ वाला रवैया शाही कुलीन पत्नी शू के प्रति ट्रांग लेक येन को एक बार फिर भावुक कर गया। एक महारानी जो अपने पति की पसंदीदा उपपत्नी को पसंद कर सकती थी, वह सामान्य नहीं थी। महारानी और शाही कुलीन पत्नी शू ये शब्द कह सकते थे, लेकिन किसी और में उन्हें कहने की हिम्मत नहीं थी। वे सभी जाने के बहाने ढूंढते थे। ट्रांग लेक येन ने भी हाय हुआ महल लौटने का अवसर लिया। वह इन महिलाओं और लड़कियों के साथ रहना और काम करना नहीं चाहती थी। अगर वह उजागर हो गई तो यह एक बड़ी समस्या होगी। एक पल बाद जेल के नपुंसक का नपुंसक शाही फरमान सुनाने आया, जिसमें सम्राट को अपना कार्ड दिखाने के लिए कहा गया। ट्रांग लेक येन थोड़ा हैरान थी। उसने सोचा कि आज सम्राट हाल ही में अन्यायी शाही कुलीन पत्नी निन्ह को सांत्वना देने जाएगा। क्या हाल ही में उसे शाही कुलीन पत्नी निन्ह में कोई दिलचस्पी नहीं थी? उसके पास अभी भी उसके बारे में सोचने और यहाँ आकर मौज मस्ती करने का समय था।